जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा, जिनके डायरेक्टर रोशन आनंद सर, जिसमें से जो बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है बिट्टू झा सर के द्वारा। इसमें से आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि पौधे तथा मानव शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर नंबर 11। इसमें आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व देखेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेके 10 तक के सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व डाल दिए। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो वहाँ पे आप देखिए ज्ञान बिंदु GS एकेडमी, जिनके 3rd एडिशन का जो बुक आया है उसका भी हम लोग बारीकी से एक एक चैप्टर मतलब एक एक सेट कर रहे हैं। और उसके बाद और भी उसमें आप देख सकते हैं तो बहुत सारा ऐसा है जिसमें हम लोग किरण पब्लिकेशन का, एडिटोरिया का, सबका एक एक सेट का ऑब्जेक्टिव का सबका वीडियो डालें। दोस्तों, बता दें से जिन बच्चों का शौक रहता है सम ज्ञान बिंदु से पढ़े दरोगा की, ये स्पेशल दरोगा नहीं, ये दरोगा के लिए नहीं है। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम को आप दीजिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, इसमें से इसी से प्रश्न आएंगे, इससे किसी में से प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्ज़ाम में बायोलॉजी जो सब्जेक्ट जो एक होता है ये अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसमें से आप हम बता दें वैसे दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो तो बायोलॉजी का तो ज्ञान बिंदु का तो बाहर से तो ये ले लेते हैं, ठीक है, नोट्स तो ले लेते हैं लेकिन नोट्स में आंसर नहीं रहता है, ठीक है। तो वैसे दोस्त को शेयर कर दीजिए। अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ते हैं, नहीं भी लेते हैं, तो सिर्फ ये वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए। ये जो सेशन चलते आ रहा है इसको आप पूरा कंप्लीट देखिए, शुरू से देखते आइए। चैप्टर नंबर 1 से देखिए और ये 11 आगे जैसे सब सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही मैं चैप्टर 12 का भी वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को शेयर कीजिए जो किसी भी कंपटीशन का तैयारी करता है, उसके लिए काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद आपका कोई भी एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अब प्रश्न ऐसा सही ढंग से भी हमारे बिट्टू सर जो सजाए हुए हैं, क्रमबद्ध से दिए हुए हैं, जो काफ़ी मस्त है। आपको बारीकी से आपको समझ में आते जाएगा क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं दोस्तों। और बता दें इसमें 200 प्लस प्रश्न है, ठीक है। तो ये वीडियो के लास्ट तक बनिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थोड़ा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी रात के देखिएगा तो अभी 1:30 बज रहा है, ठीक है। 1:30 बजे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में लाइक करें, और आपको और क्या चाहिए और वीडियो में और हम क्या डालें क्या करें, तो ये कमेंट आप अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला इस सेशन का पहला प्रश्न है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन के मुख्य कार्य का क्या कार्य है। तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नियंत्रण एवं संवेदन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। बट आप यहाँ पे सुधार कर लीजिए, ए और बी नहीं, ए और सी होगा, तब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो ये होता है तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में निम्नलिखित में किसका अभाव पाया जाता है। तो पौधे में जो ये अभाव पाया जाता है ये आपका पाया जाता है तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका नियंत्रण का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ए तथा सी दोनों। आगे देखेंगे बाह्य उद्दीपनों के अभाव से पौधे में होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं अनुवर्तनीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवर्तनीय गति, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जड़ होता है। तो जड़ होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ये भी होता है। उसके बाद
घनात्मक जलानुवर्ती ये भी होता है। उसके बाद घनात्मक गुरुत्वावर्ती, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कभी नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सुधार कर लीजिए, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मटर, कद्दू और कई अन्य पौधों के तंतु किसी ठोस सहारे के संपर्क में आते ही तेजी से वृद्धि कर उससे लिपट जाते हैं। यह किस प्रकार की गति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता स्पर्शनानुवर्ती, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के तने में किस प्रकार की वृद्धि होती है? तो पौधे के तने में ये घनात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, सही है। उसके बाद ऋणात्मक गुरुत्वावर्तनी भी होती है, और ये घनात्मक जलनावर्ती नहीं होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक होगा, तब हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों का प्रकाश की उपस्थिति से खिल जाना और रात में बंद हो जाना किस प्रकार की गति को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है प्रकाशानुकुंचन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे में वृद्धि होती है तो जीवन पर्यंतन, यानी कि ये हमेशा होते रहता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो पहला है, पौधे में वृद्धि नियंत्रण अनियमित परिवर्तन से होती है। जी हाँ, ये सही है। उसके बाद, पौधे में वृद्धि नियंत्रण नियमित परिवर्तन से होती, जी नहीं, नियमित परिवर्तन से नहीं होगा, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद, पौधे के वृद्धि का ग्राफ इस आकार का होता है, जी हाँ बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3 दोनों। आगे देखेंगे, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर इस आकार का वक्र बनता है। इस वक्र को क्या कहते हैं? तो इस वक्र को सिगमाइड वक्र कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं, हेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, छुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? छुई के पत्तों में किस प्रकार की गति होती है? तो ये कंपानुकुंचन और स्पर्शनानुकुंचन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंपानुकुंचन, या इसी के जगह पे अगर स्पर्शनानुकुंचन भी होगा तो वो भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पर्श करने पर छुई पौधे की पत्तियां क्यों मुरझा जाती है? ठीक है, तो ये मुरझा जाती है, ये मुरझा जाती है, पर्णाधार की स्फीति दाब बदल जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह, जिसे तना कहते हैं, ठीक है, प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ये हेलियोट्रॉपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलियोट्रॉपिज्म, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्यमुखी के सौर ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को क्या कहा जाता है? तो ये सूर्य उर्वर्तन कहा जाता है, सूर्य उर्वर्तन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी आधार के चारों ओर मटर के परतान का लिपटना उदाहरण है, तो ये है स्पर्शनानुवर्तन। क्या है? स्पर्शनानुवर्तन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे बाह्य उद्दीपनों के प्रभाव से पौधे में होना चलन को क्या कहते हैं? तो अनुचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सनडियू तथा विंग्स फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे में गति होती है, तो स्पर्शनानुकुचन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जड़े घनात्मक व्युत्पन्न जड़े घनात्मक भूम्यानुतन होती है, तो ये अधिकांश होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को धनात्मक अनुवर्तन कहलाता है। धनात्मक अनुवर्तन कहलाता है। आगे देखेंगे जियोट्रोपिज्म क्या है? तो जियोप्रोटिज्म है एक गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, यानी कि इसका डी आंसर। अगला देखेंगे पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन का पता सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो ये लगाया था F.W. वेंट ने। कौन लगाया था? F.W. वेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखें पौधे में होने वाली वृद्धि से तात्पर्य है, तो पौधे में वृद्धि होने वाले से कोशिका विभाजन भी हो जाएगा, कोशिका विभाजन, कोशिका दीर्घन हो जाएगा और कोशिका विभेदन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे ऑक्सीजन हार्मोन का अत्यधिक निर्माण किस भाग में होता है? तो पढ़रो, जिसे तना कहते हैं, ठीक है, पढ़रो के विभाजोत्तिक क्षेत्र में, यानी कि तना के विभाजोत्तिक क्षेत्र में, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑक्सीजन का वियोजन सबसे पहले किसने किया था? तो ये साल्कोवास्की ने किया था। कौन किया था? साल्कोवास्की ने किया था। इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे पौधे में उत्पन्न वह हार्मोन किसके कारण पौधे सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाती है? तो ये ऑक्सीजन के ही कारण, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑक्सीजन हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो तने के शीर्ष भाग में होती है ऑक्सीजन हार्मोन की सबसे मात्रा। आगे देखेंगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो सही देखना है तो तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होती है उधर वृद्धि अधिक होती है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद जड़ की जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होता है उधर वृद्धि कम होती है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थ जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये पादप हार्मोन भी कहलाते हैं। उसके बाद परा हार्मोन भी कहलाते हैं, वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहलाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ऑक्सीजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसके कारण पौधे में शीघ्र प्रमुखता हो जाती है, बिल्कुल सही है। यह पत्तियां को विगलन से रोकता है, यानी कि पत्तियों को गिरने से रोकता है, सही है। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है, बिल्कुल, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन हार्मोन नहीं है? तो ये हो जाएगा 2,4-D, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे ऑक्सीजन जिसका द्विबीजपत्री घास को मारने में तीव्र गति से उपयोग होता है, तो ये 2,4-D ही प्रयोग होता है। अगला देखेंगे ऑक्सीजन का अत्यधिक निर्माण होता है, तो ये प्रारूप के विभाजोत्तक क्षेत्र में, यानी कि तना के विभाजोत्तक क्षेत्र में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है? तो ये ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य होता है पादप
ऊतकों एवं अंगों के आकार का बढ़ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद बिलगन परत का निर्माण करना, ये भी होगा, और जड़ों का निर्माण करना, ये भी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे, यदि एक शाखा कलम ऑक्सिन द्वारा उपचारित होती है तो कैलस निर्मित होगा। क्या होगा? कैलस निर्मित होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन द्वारा तने में वृद्धि होती है? तो ये ऑक्सिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खरपतवारों के उन्मूलन में होता है? तो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसे 2,4-D कहा जाता है, फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधे में कोशिका दीर्घन हेतु जिम्मेदार होता है, तो ये जिम्मेदार होता है, ये ऑक्सिन और जिबरेलिन्स दोनों होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। आगे देखेंगे, किस पादप के छिड़काव से अनिषेक फल, जिसे बीज रहित फल प्राप्त किए जाता है? तो ये ऑक्सिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बीज रहित फलों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो ये ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों होते हैं। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे, इंडोडोल एसिटिक अम्ल, जिसे IAA कहते हैं, ठीक है, इंडोडोल एसिटिक अम्ल, इंडोडोल पायरुविक अम्ल, इंडोल एसिटल्डिहाइड इंडोल एसीटोनल क्या है? तो ये एक प्राकृतिक ऑक्सीन है, ठीक है। IAA जो इंडोल एसिटिक अम्ल है, ये क्या है? तो प्राकृतिक ऑक्सीन है। इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित ऑक्सीन है? तो ये 2,4-D है। इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? नींबू, अंगूर, संतरा, केला आदि फलों को बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन उपयोगी है, बिल्कुल है। उसके बाद सेब, नाशपाती, मटर फलों के बीज रहित बनाने में ऑक्सीजन की तुलना में जिबरेलिन अधिक उपयोगी होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए तथा दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिका को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो ये ऑक्सीन है, ऑक्सीन। यानी कि इसका बी आंसर सही। आगे देखेंगे, प्रकाशनानुवर्ती संचलन किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये ऑक्सीन के कारण। यानी कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो ये कवक से निकाले जाते हैं। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस हार्मोन के सहायता से वृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है? तो ये जिबरेलिन्स। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, सर्वप्रथम जिब्रेला फ्यूजिकुराई या फ्यूजेरियम कवक में जिबरेलिन्स हार्मोन का खोज किसने किया? तो ये युवता एवं सुमकी ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युवता एवं सुमुकी। आगे देखें, निम्न में से कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्ति भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है? तो ये है जिबरेलिन्स। इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सा हार्मोन बीजों के प्रसुप्त भंग कर उसे अंकुरन के लिए प्रेरित करता है? तो ये है जिबरेलिन्स। इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन जीर्णता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता? तो ये साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइटोकाइनिन। आगे देखेंगे, पौधे में पाए जाने वाला
पाए जाने वाला ने कार्बनिक रासायनिक पदार्थ कौन है जो ऑक्सीजन की सहायता से कोशिका विभाजन एवं कोशिका द्रव विभाजन में सहायता करता है? तो ये है साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। आगे देखें, किस हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी रहती है और ताजी बनी रहती है? तो ये साइटोकाइनिन के कारण है। किसके कारण? साइटोकाइनिन के कारण ही पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है। आगे देखें, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये है साइटोकाइनिन है। ठीक है, क्या है? साइटोकाइनिन के कारण ही पत्ती अधिक समय तक हरी रहती है और साइटोकाइनिन ही कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन भी साइटोकाइनिन है। आगे देखेंगे, बीज रहित अंकुरण। बीज अंकुरण के समय किसके द्वारा संचित भोजन गतिशील होता है? तो ये जिबरेलिन के कारण। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे, पुष्पीकरण की तुरंत पहले पर्व में वृद्धि अर्थात ब्लोटिंग दर्शाता है? तो ये जिबरेलिन्स ही दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा सी आंसर। आगे देखेंगे, पुष्पन के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बसंतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंतीकरण। तो इसका हो जाएगा आंसर बी। आगे देखेंगे, हार्मोन जो बसंतीकरण की आवश्यकता को बदलता है वह है तो जिबरेलिन्स है। क्या है? जिबरेलिन्स। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन जिबरेलिन का प्रभाव नहीं है? तो ये प्रसूति निष्क्रियता नहीं है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे, गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो गन्ने में चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो ये जिबरेलिन का ही किया जाता है। तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे, नारियल पानी में मुख्यतः पाया जाता है। तो नारियल पानी में ही साइटोकाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइटोकाइनिन ही पाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में साइटोकाइनिन से याद आ रहा है, अभी थोड़ा देर पहले ही आपको हम बताए हैं किसे कोशिका द्रव विभाजन सहायता में भी कौन मदद करता है? तो साइटोकाइनिन ही करता है। और पत्तियां को अधिक समय तक हरी और ताजी बनाए रखता है। तो ये कौन? साइटोकाइनिन ही। और कोशिका विभाजन में मदद भी कौन करता है? तो ये साइटोकाइनिन ही मदद करता है। और यहाँ पर है नारियल पानी में भी मुख्यतः पाया जाता है। तो क्या? साइटोकाइनिन। तो ऐसे कनेक्ट करके याद करते रहिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग में अनुवांशिक बौने पौधे को लंबा बनाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है? बौना पौधा जो होता है वो जो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही पौधा लंबा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो एक तरह से इसे क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी ऑक्सीजन को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन निम्न तापमान को प्रतिस्थापित करता है? तो ये जिबरेलिन्स ही करता है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, शिखर प्रभुत्व जिसे एपिकल डोमिनेंस के प्रभाव को निम्न में कौन सा हार्मोन नियंत्रित कर सकता है? तो IAA जिसे ऑक्सीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन बीजों को सुषुप्ता व्यवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो ये एब्सिसिक एसिड। क्या है? एब्सिसिक एसिड, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं? तो एब्सिसिक अम्ल को ही तनाव हार्मोन कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक एब्सिसिक अम्ल का संश्लेषण करता है? तो ये है हरित लवक, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पौधे में वृद्धि का संदमन करता है? तो ये हो जाएगा ABA, यानी कि इसका सी आंसर।
आगे देखेंगे एब्सिसिक अम्ल किसका नियंत्रण करता है, तो एब्सिसिक अम्ल जो है ये नियंत्रण करता है पतझड़ एवं प्रसूतता का, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे अधिकतम परिस्थितियों में ABA किस रूप में कार्य करता है, तो ये जिब्रेलिन की प्रतिद्वंदी, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे आपको कृत्रिम संवर्धन में विभेदन के लिए पौधे का उत्तक दिया गया है, तो आप इनमें से कौन से हार्मोन के जोड़े को शीर्ष और मूल दोनों को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग करेंगे, तो ये IAA और जिब्रेलिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, तो ये है एथिलीन। क्या है, प्राकृतिक रूप से, तो ये है एथिलीन, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। आगे देखेंगे एथिलीन गैस पौधे में ये क्या करता है, तो पौधे में परिपक्व होने की क्रिया को तेजी से ये करता है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। आगे देखिए पौधे में गैसों के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, ये एथिलीन ही है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है, तो ये एथिलीन करता है। ध्यान में रखिएगा एथिलीन दो काम करता है, एक काम करता है सबसे पहले ध्यान में रखिएगा एथिलीन क्या है, ये गैसीय होता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ये पौधे फल को पकाने में प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है। उसके बाद तीसरा ये अनानास में, ठीक है, अनानास में पुष्पन को प्रेरित करता है ये एथिलीन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, गलत को ढूंढना है, तो ऑक्सीजन वृद्धि के लिए सही है, जिब्रेलिन जिब्रेला फ्यूरिस कवक है, सही है, साइटोकाइनिन हेरिंग शुक्राणु DNA है, सही है। उसके बाद जब ABC सही है तो D ही गलत होगा, तो ये होगा ABA पुष्प हार्मोन है, G नहीं, ये वृद्धि हार्मोन है ADBA, तो गलत ढूंढना था तो यही गलत हो जाएगा, ये पुष्प हार्मोन नहीं, ये वृद्धि हार्मोन है। ठीक है, आगे देखेंगे हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो हार्मोन के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये देखेंगे यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रण करता है, सही है। उसके बाद इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहते हैं, सही है। इसका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न अंगों पर अलग पड़ता है, सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन कौन सा वर्णक लाल और सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, तो यह फाइटोक्रोम। क्या है, फाइटोक्रोम। अगला प्रश्न है पौधे में पुष्पन के लिए आवश्यक हार्मोन फ्लोरिजेन बनाने में सहायता करता है, तो ये वर्नेलिन। कौन करता है, वर्नेलिन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आगे देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आगे देखेंगे कम तापमान आधारित पुष्पन की क्रिया को वसंतीकरण कहते हैं, सही है। पौधे में फूल बनाने की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है जिसे दीप्तिकलिकता कहते हैं, सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ए तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन इसमें से सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, सही है। उसके बाद पौधे में कोई अंतःग्रंथि स्रावी नहीं होता, बिल्कुल, यानी कि मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि होता है लेकिन पौधे में कोई अंतःग्रंथि स्रावित नहीं होता, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक तथा दो दोनों सही। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत ढूंढना है, जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो देखेंगे इनमें से कौन सा गलत है, तो
हार्मोन की उत्पत्ति अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, ये तो सही है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीनी ग्रंथि भी कहा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद हार्मोन रक्त में घुलकर पूरे शरीर में परिवाहित होती है, सही है। सभी हार्मोन प्रोटीन से निर्मित होती है, जी नहीं, यही गलत है, गलत ही ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित नहीं है, यानी कि कौन सा ग्रंथि इसमें से जो मस्तिष्क में स्थित नहीं है। तो हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में है। प्यूस, ये भी मस्तिष्क में है। तो ये थायराइड नहीं होगा, थायराइड जो होता है ये गला में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है। तो ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। आगे देखें, पीयूष ग्रंथि की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिलीज फैक्टर तथा इनहिबिटरी फैक्टर का निर्माण करता है। तो ये कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीयूष ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि कौन सा एक गलत है? तो यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सही है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, सही है। उसके बाद इस ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रिनल, विसन जिसे टेस्टिस कहते हैं, और अंडाशय से हार्मोन के निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये सब सही है। तो यही गलत होगा कि इस ग्रंथि से एक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन GH का स्राव होता है, जी नहीं। तो इसका यही आंसर होगा गलत। आगे देखेंगे, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। तो ये पीयूष ग्रंथि ही करता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये पीयूष से, याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि मानव में, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन से अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रण करती है। निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ये पाराथायराइड। कौन है? पाराथायराइड। इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सही है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी सही है। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ये भी सही। यानी कि इसका हो जाएगा सी आंसर 1 तथा 2 और 3 सही। आगे देखेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये है TSH। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है, सही है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करती है, ये भी सही। यानी कि इसका हो जाएगा सी आंसर 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, मानवीय शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये हाइपोथैलेमस ही ग्रंथि करती है। आगे देखिए, मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। आगे है, ऑक्सिन टॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है? तो ये पीयूष ग्रंथि ही है। आगे देखेंगे, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का असंतुलित विकास, यानी कि पीयूष ग्रंथि ज़्यादा बढ़ने पर ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखें, मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक स्थित गुहा में स्थित ग्रंथि है, तो कौन है? तो पीयूष ग्रंथि। इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतःस्रावी
अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो थॉमस एडिसन को। किसको? थॉमस एडिसन को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्राव में एक्रोमीगेली रोग होता है? जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव में साइमंड रोग हो सकता है? जी नहीं, ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा न तो एक और न ही दो। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, वृक्क नलिका में मूत्र की सांद्रता नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो ये है वेसोप्रेसिन। क्या है? वेसोप्रेसिन, यानी कि इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखें, ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? ये जन्म हार्मोन है, सही है। दूध निष्कासन हार्मोन है, सही है। अलिगन या प्रेम हार्मोन, इसी को कहते हैं ऑक्सिन को, यानी कि डी आंसर इनमें से सभी। आज अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध स्राव को उत्प्रेरित करता है? तो ये करता है प्रोलैक्टिन। कौन? प्रोलैक्टिन, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के किस हार्मोन से जुड़ी हुई है? तो ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस अंतःस्रावी ग्रंथि को हार्मोन बनाने हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये थायराइड की, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में स्थित होता है? तो ये गले में स्थित होता है अपटूट ग्रंथि और परा अपटूट ग्रंथि, यानी कि इसका हो जाएगा डी आंसर। अपटूट ग्रंथि और परा अपटूट, यानी कि डी आंसर हो जाएगा बी और सी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किस ग्रंथि के कार्य प्रणाली प्रभावित होने पर मिक्सिमीडिया रोग होता है? तो ये थायराइड से, ठीक है, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे है, ग्रेव रोग है। ग्रेव रोग क्या है? तो ग्रेव रोग है अधिक उपापचय के कारण उत्पन्न रोग, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो ये हार्मोन के, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से क्या विचार करना है? कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला है, महिलाओं में पुरुषेचित लक्षणों का विकास होना विरिलिज्म कहलाता है, ये तो सही है। उसके बाद, पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण का प्रकट होना ये गायनिकोमिस्टिया कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन में जैविक घड़ी का नियमन करके सोने जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो ये पिनियल ग्रंथि, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे, थाइमस ग्रंथि संबंधित है, तो थाइमस ग्रंथि संबंधित है ये लिम्फोसाइट तथा एंटीबॉडी निर्माण से, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे, एलएच तथा एफएसएच किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये गार्नेडोपैटिक हार्मोन से, तो इसका हो जाएगा ए आंसर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो ये पीयूष नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ए आंसर। आगे देखेंगे, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े के रूप में नहीं पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि नहीं पाया जाता है। आगे देखें, थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है जो वो उपापचय दर को नियंत्रित करना, यानी कि इसका हो जाएगा डी आंसर। आगे देखेंगे, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन। क्या है? प्रोजेस्टेरॉन, यानी कि इसका हो जाएगा सी आंसर। आगे देखेंगे, कार्पस
कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करती है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है, यानी कि इसका ए आंसर। आगे देखें, ग्राफियन फॉलिकल क्या स्रावित करती है? तो एस्ट्रोजन करता है। क्या करता है? एस्ट्रोजन करता है, यानी कि इसका बी आंसर। आगे देखेंगे, दो हार्मोन जो एक यहाँ दो एक एक लिख दिया, एक ही एक हुआ, ठीक है। दो हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं क्या कहलाता है? तो ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन का उदाहरण है? तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन का उदाहरण जो हो जाएगा इसमें कैल्सिटोनिन पैराथार्मोन, ये भी हो जाएगा। इंसुलिन ग्लूकोगॉन, ये भी हो जाएगा। गैस्ट्रिन एंट्रोगेस्टोन, ये भी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा सही इनमें से सभी। आगे देखेंगे, एपिनेफ्रिन तथा नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल तथा नॉर एड्रिनल हार्मोन है, तो ये है आपातकालीन हार्मोन है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रुधिर चाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है? तो ये भी एड्रिनल ही है, तो इसका सी आंसर। आगे देखेंगे, एडिशन की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होता है? तो ये होता है एल्डोस्टेरोन। क्या होता है? एल्डोस्टेरोन, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन घायल ऊतक में उत्पन्न होकर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर घाव भरने में मदद करता है? तो ये सेमेस्टोटिन। क्या है? सेमेस्टोटिन, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से क्या विचार करना है? कौन सा सही है? इनमें से कौन सा हार्मोन सही है? तो अगला है, पहला है इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव डायबिटीज मेलाइटिस रोग हो जाता है, सही है। वैसोप्रेसिन की अल्प स्राव से उत्पन्न होने वाला रोग डायबिटीज इंसिपिडिस है, ये भी सही, यानी कि इसका हो जाएगा सी आंसर। एक तथा दो दोनों सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की सहायता से थार्मोरेगुलेशन क्रिया संपन्न होती है? तो ये होती है सभी ये होती है हाइपोथैलेमस से, टीएसएच से और थायराइड से, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे देखेंगे, बच्चों में क्रेटिनिन रोग उत्पन्न होता है, तो ये होता है थायरॉक्सिन की कमी से। किसके? थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज्म रोग उत्पन्न होता है। आगे देखिए, मानव शरीर के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रक माना जाता है? तो MSH नियंत्रक माना जाता है, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का कोई निश्चित टारगेट नहीं होता है? तो ये ग्रोथ हार्मोन का कोई टारगेट नहीं होता है, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखें, जीवन रक्षक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो ये एड्रिनल से होता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को ही कहते हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी का पेसमेकर कहा जाता है? तो ये एड्रिनल को ही कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धा अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो ये थाइमस लुप्त हो जाती है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मनुष्य में किसी भी उम्र में लोहा की कमी से होने वाला रोग होता है? तो ये ग्वाइटर रोग है। क्या है? ग्वाइटर रोग, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दुग्धजनक हार्मोन प्रोलैक्टिन का स्राव कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से होता है? तो ये पीयूष से होता है, तो इसका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित ये थायोमैसिन ही नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ए आंसर। बस थोड़ा सा और है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा हम पहले ही आपको बता दिए थे, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें 200 प्लस प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय गति को बढ़ा देता है? तो ये एड्रिनल बढ़ा देता है, एड्रिनेलिन, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लैंगरहैंस की दुपिकाय
पाई जाती है, तो ये अग्नाशय में पाई जाती है, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है, तो बीटा सेल में होता है। कहाँ होता है? बीटा सेल में, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करता है, तो ये पीयूष ग्रंथि ही करता है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखें हार्मोन के गुण धर्म में संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या विचार करना है? कितना बड़ा क्वेश्चन है, 1 मिनट। इसमें से लिखा हुआ है हार्मोन के गुण धर्म के संबंधों में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि उपयुक्त में से सही कथन, अच्छा ठीक है, इसमें से सही को चुनना है। किसको? सही को चुनना है। चलिए देखते हैं। तो ये हार्मोन के गुणधर्म को देखते हुए, तो ये स्टेरॉयड प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं, ये तो सही है। उसके बाद ये शरीर के अंगों द्वारा उत्प्रेरित नहीं किए जा सकते हैं, ये गलत है, किए जा सकते हैं। उसके बाद ये उन अंगों के कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करता है जो उन्हें स्रावित किया है, ये तो सही है। उसके बाद यह एंजाइम के तरह कार्य करता है और एंजाइमों को उनके कार्य करने में सहायता करता है, जी नहीं, ये गलत है। तो सही कौन कौन हो जाएगा? 1 तथा 3, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखें पीयूष तथा अग्नाशय ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है, तो ये प्रोटीन से होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखें थायरॉक्सिन हार्मोन किससे निर्मित होता है, तो ये टायरोसिन एमिनो अम्ल से, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित करता है, तो ये करता है विसन भी करता है और अंडाशय भी करता है, एडिनल कॉर्टेक्स भी करता है, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए शिशु के जन्म के समय कौन सा हार्मोन का स्राव होने से प्रसव वेदना उत्पन्न होता है, तो ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन की उत्पत्ति से प्लेसेंटा में होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन भी हो जाएगा, रिलैक्सिन भी हो जाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे एंड्रोजन क्या है? ये नरलिंग हार्मोन है। क्या है? ये नरलिंग हार्मोन है, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं, तो हाशिमोटो को कहते हैं, हाशिमोटो रोग को कहते हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? मादा जन, तो ये एस्ट्रोजन भी हो जाएगा, रिलैक्सिन भी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, डी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नर लैंगिक हार्मोन है, तो नर लैंगिक, तो ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें अपटुट उद्धर्ध है, तो ये क्या है? तो ये थायराइड उपास्थित है। क्या है? थायराइड उपास्थित, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को आत्मा का स्थान या तीसरी आंख अवशेष कहते हैं, तो ये पिनियल को कहते हैं, इसका ए आंसर हो जाएगा, ए पिनियल। आगे देखेंगे रक्तचाप कम होने पर रोगी को क्या देने पर आराम मिलेगा, तो एड्रेनालिन दिया जाता है। क्या? एड्रेनालिन, इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखिए सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था, तो ये सिक्रीटिन था। क्या था? सिक्रीटिन। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कायिका कोशिका में होने वाले वृद्धि को नियंत्रित करता है, तो ये एसटीएच करता है। कौन करता है? एसटीएच, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस हार्मोन में इंसुलिन का विपरीत प्रभाव होता है, तो विपरीत प्रभाव दोनों ऑप्शन सेम ही है, तो इसका बी और डी दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बाले हो जाएगा, ये पाले नहीं, हार्मोन पाले और ठंड से निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पाले और ठंड से सेब फसल की सुरक्षा करता है, तो ये जिब्रेलिन ही करता है।
तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो ये है कैल्सिटोनिन रुधिर कैल्शियम स्तर में वृद्धि लाता है। जी नहीं, ये कमी लाता है। उसके बाद पाराथार्मोन रुधिर कैल्शियम स्तर में कमी लाता है। जी नहीं, ये वृद्धि लाता है, यानी कि ये उल्टा दे दिया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि इसका डी आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका एक सेकेंड इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, उच्च स्तरीय जंतुओं को तंत्रिका तंत्र बनाने में बने होते हैं। उच्च स्तर जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र बने होते, किसके बने होते हैं? मस्तिष्क से भी बने होते, मेरुरज्जु से भी बने होते, तंत्रिका तंत्र से भी बने होते, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग नहीं होते हैं? तो ये हेनरी का लूप नहीं होता है, जिसे किडनी कहते हैं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जब न्यूरॉन का एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो उसे तंत्रिका तंतु यानी कि नेवर फाइबर कहते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद कई तंत्रिका तंतु आपस में मिलकर तंत्रिका यानी कि नेवर का निर्माण करता है। बिल्कुल ये सही, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। एक तथा दो दोनों सही। आगे देखें, तंत्रिका कोशिका में निम्न में किसका अनुपस्थित होता है? तो ये सेंट्रोसोम का, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखें, तंत्रिका कोशिका के किस हिस्से में केंद्रक उपस्थित रहता है? तो ये साइटोन उपस्थित रहता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, जब एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे न्यूरल सिनेप्स कहते हैं, इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखें, जब एक तंत्रिका तंतु एक मांसपेशी से जुड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे न्यूरोमस्कुलर सिनेप्स कहते हैं, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, दो बार तंत्रिका लिखा हुआ, एक ही बार होगा। एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका तंतु या मांसपेशी से जुटता है तो जोड़ों के बीच कुछ खाली जगह रहता है। इस खाली जगह को क्या कहते हैं? तो सिनेपेटिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में किसने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो ये सेंटियागो रेवन वाई काजल ने जीता था, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं हो पाता? तो ये सेंट्रोसोम में, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विद्युतीय संकेत संवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा इसमें सही है? ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा, न्यूरॉन कोशिका के एक्सोन के चारों तरफ स्थित श्वेत चर्बीदार पदार्थ को माइलिन शीथ कहते हैं, सही है। उसके बाद माइलिन शीथ के ऊपर की झिल्ली को न्यूरिलेमा कहते हैं, यह भी सही। उसके बाद अकशेरुक प्रणाली के न्यूरॉन कोशिका में माइलिन शीथ नहीं होता, यह भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्वसन कोशिका उपस्थित होता है तो न्यूरॉन में, किसमें? न्यूरॉन में, ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, द्विध्रुवीय न्यूरॉन में क्या होता है? तो एक एक्सॉन तथा एक डेंड्रॉन होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, न्यूरॉन के एक्सॉन पर स्थित माइलिनेटेड शीथ किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? तो ये श्वसन कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सिनेप्टिक दरार उपस्थित रहता है तो ये एक्सॉन एवं डेंड्रॉन के बीच रहता है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखेंगे, सॉरी इसका बी नहीं, इसका सी होगा। ठीक है, एक्सॉन एवं डेंड्रॉन के बीच,
इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं तो मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड दोनों आते हैं, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। आगे देखें, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है, तो ये एक्टोडर्मा, ठीक है, इसे त्वचा भी कह सकते हैं, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। आगे देखें, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है, तो 3 भागों में। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा परमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, परमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जी नहीं। उसके बाद यह मस्तिष्क का अग्र शीघ्र तथा पार्श्व भाग में बनता है, ये भी नहीं। इसके 2 भाग होते हैं जिनके मस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, जी नहीं। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखेंगे, परम मस्तिष्क गोलार्ध में स्थित अनियमितकार उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं, तो इसे गाइरस कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइरस, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि, चतुराई, स्मरण शक्ति का केंद्र स्थित रहता है, तो सेरेब्रम में, इसका ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद डैश, खांसना, छींकना और उल्टी करना ऐसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखें, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, त्वचा और श्वास गति को नियंत्रित करता है, तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा ही करता है, तो इसका सी आंसर। उसके बाद मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का 2%। उसके बाद मनुष्य का मस्तिष्क का औसतन आयतन कितना होता है, तो 1600 ml, डी आंसर। उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क का कितना ग्राम होता है, तो ये 1500 ग्राम होता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो सेरिबरम तथा डाइएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का भाग है, सही है। आंखों के पेशियों पर नियंत्रित मध्य मस्तिष्का द्वारा होता है, ये भी सही। उसके बाद ऐच्छिक क्रिया तथा शरीर की संतुलित बनाए रखना पश्च मस्तिष्क के कार्य, सही है। इनमें से कोई नहीं, ये गलत होगा, इनमें से यहाँ पे सभी हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखेंगे, तंतुमय संयोजित उत्तक की बनी झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर से घेरे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। आगे, मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित रहता है, उसे क्या कहते हैं, कैनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनियम। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और भावनाओं का केंद्र है, तो ये सेरिबरम ही है। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, कौन सा इनमें से सही है, तो मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है। उसके बाद मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, दोनों में तो एक ही लग रहा है, इसको फिर से देखिए, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। अगला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, दोनों सही है, दोनों एक ही चीज लिखा होता है, दोनों सही है। इसका हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही, सी आंसर। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने तथा उगलने का नियामक केंद्र है, तो मेडुला है। क्या है, मेडुला। आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख, प्यास तथा परितृप्ति का नियंत्रण करता है, तो ये हाइपोथैलेमस करता है, तो इसका बी आंसर। अगला है, मस्तिष्क का कौन सा भाग कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो ये डाइएन्सेफेलॉन। कौन है, डाइएन्सेफेलॉन, इसका सी आंसर। आगे देखेंगे, अगर किसी कारणवश मस्तिष्क का सेरिबरम हिस्सा नष्ट हो जाता है तो क्या होता है, तो हाथ तथा पैर के ऐच्छिक गति पर नियंत्रित समाप्त हो जाता है, सही है। बातचीत करने में कठिनाई होगी, ये भी सही। सुनने की क्षमता में प्रभावित होगी, ये भी सही है, इसका डी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखेंगे, मनुष्य के शरीर में कैनिय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 12 जोड़ी।
और 31 जोड़ी ये स्पाइनल की होती है। किसकी? स्पाइनल की। आगे अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। आगे देखिए, क्रेनियम के ऊपरी भाग को ढकने वाला मांसपेशी का नाम है तो गेलिया एपोन्यूरिटिका, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र है तो मेरुरज्जु है। आगे देखेंगे, कीटों के अचानक सामने से उड़ आने पर फल के बंद हो जाती है, यह कैसी प्रतिक्रिया है? तो ये साधारण प्रतिक्रिया, ये सबके साथ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, मानव के मेरुरज्जु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इनमें से कौन सा सही है? तो ये है, यह प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य केंद्र है, सही है। उसके बाद यह अनैच्छिक क्रिया को संतुलित करता है, ये भी सही। इसका सी आंसर हो जाए। 1 तथा 2 दोनों सही। आगे देखेंगे, सिंपैथिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करता है? तो ये नॉर एडिनिलिन का करता है, इसका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्रूरा श्रेवी तथा ऑप्टिक क्राइएजेमा स्थित रहता है तो ये मध्य मस्तिष्क में, इसका हो जाएगा बी आंसर। आगे देखें, अल्जाइमर रोग में मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? तो ये प्रेटिशियम को कहलाता है। ठीक है, इसका सी आंसर। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे जैसे ही ये बिट्टू सर का ख़त्म होगा मैं तुरंत आपके लिए अगला चैप्टर जरूर लाऊंगा।